मेरी बिटिया को मेरी दुआ कहो। और अगर सब लोग खाना खा चुके हों तो इसरार मियाँ बैठक की किवाड़ों की आड़ में खड़े कह रहे थे और करीमन बुआ सबके आगे से बचा हुआ सालन एक प्याले में जमा करके इसरार मियाँ के हैजा मार करने का सामान कर रही थी। आलिया ने हाथ बढ़ाकर खिलौने ले लिए तो करीमन बुआ जैसे बिलबिला उठी। खुदा की शान है, जमाने जमाने की बात है। इसरार मियाँ छम्मी बिटिया की औलाद के लिए खिलौने लाएं। करीमन बुआ ने सालन का प्याला और रोटियां उनके आगे बढ़े हुए हाथ पर पटक दी। ये खिलौने इसरार मियाँ ने दिए हैं और दुआ कही है। आलिया ने बच्चों की तरह झुनझुना बजाया। इस तरह तो ऊंचे होने से रहे इसरार मियाँ, यूं फिलफिलाते फिरते हो, अपनी औकात भी नहीं पहचानते। करीमन बुआ बरामदे में अब तक बड़बड़ा रही थी। करीमन बुआ, अल्लाह करे तुम गूंगी हो जाओ या इसरार मियाँ मर जाएं। आलिया ने दिल ही दिल में दुआ की और फिर बड़ी चची के पास बैठ गई। वो कपड़ों की गठरियों और तले दानियों को खोले रेशमी टुकड़े चुन चुन कर छम्मी की बिटिया के लिए कुर्ता टोपी सी रही थी और बराबर बातें किए जा रही थी। छम्मी, तुम्हारी सास कैसी है? लड़ती तो नहीं? तुम्हारा मियाँ तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता होगा। छम्मी हंस हंस कर हर बात का जवाब हाँ में दे रही थी, मगर आलिया देख रही थी कि छम्मी सबसे नजरें बचा रही है। मुझे यह इतनी प्यारी क्यों है बजिया? सारी बातों से बचने के लिए छम्मी ने दूसरी बात शुरू कर दी। तुम्हारी बेटी जो है, जब से यह सामने आई है सारी दुनिया हेच हो गई है। छम्मी ने ठंडी सांस भरी और अपनी बिटिया को सीने से लगाकर लेट गई। इसके बाप और दादी को इससे कोई मोहब्बत नहीं, उन्हें बेटा चाहिए था। जरा ही देर में छम्मी सो गई और सोते में लंबी लंबी आहें भरने लगी। मगर आलिया बड़ी चची के साथ सारी दोपहर कुर्ता टोपी सिलती रही। शाम को जब सब लोग बैठे चाय पी रहे थे कि बड़े चचा आ गए। छम्मी ने उनकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। बड़े चचा खड़े हैं छम्मी? आलिया ने उखड़े हुए अंदाज से देखा। अच्छा, बड़े चचा हैं, मैं तो पहचानी नहीं। वो बड़े तंज से हंसी। तस्लीम बड़े चचा, सुनाइए आपकी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है? माशाअल्लाह, गांधी मियाँ की उम्र तो लंबी होती जा रही है। अरे, यह तो वही छम्मी है, बस इतना ही फर्क है ना कि अब गोद में बच्चा है। आलिया उसे हैरान नजरों से देख रही थी। तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना? बड़े चचा बौखलाकर बैठक की तरफ पलटे। करीमन बुआ, चाय बाहर भिजवा दो। उम्र लंबी न हो तो क्या हो, बेचारा हिंदुस्तान पर हुकूमत के ख्वाब देख रहा है। लो भला लंगोटी बांधकर हुकूमत करेगा। अम्मा खुश होकर छम्मी से बोल पड़ी। ऐसे मामलात में तो वो 100% छम्मी के साथ रहती। फिर इधर तो वो अंग्रेज हुकूमत पर दिलो जान से कुर्बान होने को तैयार थी। वजह यह थी कि जब से आलिया नौकरी में आई थी, अम्मा की अंग्रेज भाभी बहुत मोहब्बत से खत लिखने लगी थी। उनमें वो बड़े मजे की बातें लिखती थी, जैसे अगर हिंदुस्तान में हर औरत अपनी पांव पर खड़ी हो जाए तो फिर यह मुल्क भी इंग्लैंड की बराबरी कर सकेगा। छम्मी, अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अम्मा बन चुकी हो, कुछ तो लिहाज करती बड़े चचा का। आलिया ने बर्दाश्त करने के बावजूद छम्मी को टोक दिया। बस जाने क्या हो गया था, मैं उनसे माफी मांग लूंगी बजिया। वो सर झुकाकर कुछ सोचने लगी। मैं सुबह चली जाऊंगी। वो करीमन बुआ की तरफ मुड़ गई। करीमन बुआ, इसरार मियाँ से कह देना कि सुबह तांगा ले आए और मुझे गाड़ी पर बिठा दें। अरे, तो क्या तुम इतनी जल्दी चली जाओगी छम्मी? नाराज हो? आलिया उसके पास सरक कर खड़ी हो गई। भाई, हद करती हैं आप भी। मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ? आपको क्या पता कितनी मुश्किल से एक दिन की इजाजत मिली है। आप नहीं जानती आलिया बजिया, आप नहीं जानती। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जी तो यही चाहता है कि यहीं पड़ी रहूं, पर अब यह मेरी बिटिया जो है, अरे इसका कोई अच्छा सा नाम तो बता दे बजिया। इसकी दादी ने तो इसका नाम तमीजून रखा है। छम्मी नाम बताकर हंसते हंसते लौट गई। तुम रुक क्यों नहीं सकती? 8-10 दिन तक मत जाओ। घर कितना अच्छा लग रहा है। लगता है बाहर आ गई है। आलिया भावुक हो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद कैसा सन्नाटा छाया है छम्मी, जीव उब जाता है इस खामोशी से। फिर आऊंगी बजिया। छम्मी बड़े ध्यान से अपनी बिटिया को थपक रही थी। गली में तांगा रुका और नजमा फूफी साड़ी का पल्लू संवारती घर में दाखिल हुई। अरे वाह, छम्मी आई है, क्या हाल चाल है? और यह तुम्हारी बेटी है, बड़ी प्यारी है। बाप पर तो बिल्कुल नहीं पड़ी। उन्होंने प्यार से बिटिया के गाल थपथपाए। इसे खूब पढ़ाना छम्मी, वरना ये अभी जाहिल रह जाएगी सबकी तरह। आपके पास भेज दूंगी, पढ़ा दीजिएगा ना?
छम्मी का छोड़ा हुआ तीर नजमा फूफी के माथे को बिगाड़ गया। अच्छा, फिर बातें होंगी, अभी तो मैं थकी हुई हूँ। वो खटखट करती सीढ़ियां चढ़ने लगी। उस शकील की भी खबर लगी? छम्मी फुसफुसाई। नहीं छम्मी, आलिया ने चुपके से जवाब दिया। और हमारे अब्बा ने कभी खत लिखा? आलिया ने कोई जवाब न दिया, बच्चे के गाल सहलाती रही। छम्मी जवाब न पाकर इधर उधर देखने लगी। सबको पूछा मगर जमील भैया को भूल गई। उस मोहब्बत की कोई हकीकत नहीं होती। आलिया को अजीब सा महसूस हो रहा था। रात को आसमान इतना साफ था कि चांदनी दूध में नहाई हुई मालूम हो रही थी। आंगन में बराबर से बिछे हुए पलंगों में आज एक नन्हे से खटोले का इजाफा हो गया था और उस खटोले पर पड़ी हुई एक नन्ही सी बच्ची की गूंगा रात को और भी खूबसूरत बना रही थी। कल की मूसलाधार बारिश ने आज की रात को हल्का सा सर्द कर दिया था। आज तो आलिया ने भी छत पर सोने के बजाय आंगन में छम्मी के बराबर अपना बिस्तर लगा लिया था। अजीब सी रौनक का एहसास हो रहा था। सब एक जगह जमा थे, बातें हो रही थी और छम्मी की बिटिया बराबर गूंगा किए जा रही थी। बस एक नजमा फूफी थी जो आज भी सबसे अलग थलग जाहिलों की संगत से दूर छत पर अकेली पड़ी थी। हाँ, बड़े चचा ने भी छम्मी से मिलने के बाद घर में कदम न रखा था। बैठक में खाना खाया और बाहर चबूतरे पर बिस्तर लगवाकर लेटे जाने किससे बातें कर रहे थे। करीमन बुआ सारे कामों से फुर्सत पाकर अम्मा के पास जमीन पर बैठ गई और छम्मी की बिटिया को लोरियां देने लगी। आजा री निंदिया, तू आ क्यों न जा। करीमन बुआ एक अच्छी सी कहानी सुना दो, छम्मी ने फरमाइश की। वो इस वक्त जरा सी बच्ची लग रही थी। अब तो याद भी नहीं आती छम्मी बिटिया, करीमन बुआ सोचने लगी। कोई सी कहानी सुना डालो करीमन बुआ। हाय, कितने मजे की होती हैं ये कहानियां भी। आलिया भी जिद करने लगी। किताबों की दुनिया से वो थक थक चुकी थी। उस वक्त तो उसका जी चाह रहा था कि कोई मासूम सी कहानी सुने। अरे वही कहानी सुना दो करीमन बुआ कि एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह ने अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसकी किस्मत का खाती हो? तो सबने कहा आपकी किस्मत का। मगर सबसे छोटी बेटी ने कहा कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ। और बादशाह ने उसे जंगल में डलवा दिया कि अपनी किस्मत का खाओ। और फिर जब वह लड़की जंगल में अकेली बैठी रो रही थी तो एक देव आया और उसने लड़की के लिए महल बनाया। और बस वही सी कहानी सुना दो करीमन बुआ। इतनी बहुत सी तो मैंने याद दिला दी, छम्मी उठकर बैठ गई। अच्छा तो फिर सुनो। एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। हाँ, तो उस बादशाह की 7 लड़कियां थी। एक दिन बादशाह ने उन 7 को बुलाकर पूछा, करीमन बुआ कहानी कहे जा रही थी मगर आलिया ने कुछ भी न सुना। वो तो सोचने लगी थी कि आखिर छम्मी को यही कहानी क्यों याद आई। क्या छम्मी को अपनी किस्मत से कोई उम्मीद थी? वो कितनी मुद्दत से अपनी बदनसीबी के जंगल में भटक रही है मगर अब तक कोई देव नहीं आया। अरे छम्मी, ये जो लोग कुछ न पा सकने की हसरत में मासूम सी कहानियों से जी बहलाते हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं होती। कहानी खत्म भी न होने पाई थी कि छम्मी को नींद की परी ले उड़ी। जाने किस महल में ले गई होगी, जाने किस शहजादे के पहलू में बिठा आई होगी। सुबह छम्मी चली गई मगर स्कूल जाते हुए आलिया को महसूस हो रहा था कि वो उदास है। आज वो स्कूल में ठीक से पढ़ा न सकेगी। कुछ दिन के लिए छम्मी रुक ही जाती तो क्या था। नागासाकी पर बम गिरते ही जंग खत्म हो गई थी। जापान ने हथियार डाल दिए थे। दिल्ली से जमील भैया का खत आया था कि अब वो जल्द आ जाएंगे। अब उनका काम खत्म हो गया। और आज जब 4 बजे वो सोकर उठी तो उसने देखा कि सचमुच जमील भैया आ गए हैं। उसकी समझ में न आया कि वह क्या करे, फौरन नीचे चली जाए या यहीं बैठी रहे। मगर इस तरह तो शायद बड़ी चची बुरा महसूस करे। और आखिर वो यहाँ बैठी ही क्यों रहे। वो नीचे उतर गई। अम्मा और बड़ी चची जमील भैया को घेरे बैठी थी। करीमन बुआ चाय का सामान तैयार कर रही थी। कितनी मुद्दत बाद बड़ी चची का चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा था। मगर आप लोग डरती क्यों थी? मैं तो दिल्ली में बैठकर अपने कलम से जंग लड़ रहा था। मोर्चे पर वह मेरा क्या काम था? जमील भैया हंस हंस कर कह रहे थे। बस मैं डरती थी कि कहीं तुम भी लड़ने को न भेज दिए जाओ। जब कोई बात होती तो मैं तड़प जाती। तुम भी तो खत न लिखते जल्दी। अब जब देर होती तो मैं समझती कि तुमको भी जंग पर लड़ने भेज दिया होगा। बड़ी चची अपनी बेवकूफी पर शर्मा रही थी। फिर भी तुम कभी आए भी तो नहीं। अरे दिल्ली इतनी दूर तो न थी और हमारे अब्बा ने भी कभी न समझाया कि मेरा क्या काम है। मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, खाम का आप परेशान रही। जमील भैया बड़ी चची के निपटे जाते। इतने दिन ना आया तो क्या हुआ, अब तो आ गया। उन्होंने मुड़कर देखा। ओह आलिया बीबी, वो खड़े हो गए। अच्छी तो हो, अब तो तुम बड़ी आदमी हो गई हो। हम तो यूं ही जाहिल रह गए। मुझे पढ़ाओगी नहीं? यह
छोटे बड़े का क्या जिक्र ले बैठे आप? सुनाइए कैसे रहे? आलिया ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश की, मगर जल्द ही नजरें झुक गई। फौजी वर्दी में जमील भैया खासे खूबसूरत लग रहे थे। जचती है ना यह वर्दी? लगता हूं ना बेवकूफ या खूबसूरत? जमील भैया शायद उसे छेड़ रहे थे। जंग की कोई भी निशानी खूबसूरत हो सकती है? उसने बहुत संजीदगी से जवाब दिया। अरे भाई अम्मा जल्दी कीजिए, मैं अपनी वर्दी उतारूं ताकि कुछ तो खूबसूरत लगूं। मेरे बक्स कहाँ है? आप कपड़े निकाल दीजिए। जमील भैया जोर से हंसे। मैं घर आकर कितना खुश हूँ, कितनी मुद्दत बाद सबको देखा है। उन्होंने बड़ी गहरी नजरों से आलिया की तरफ देखा। दूर रहकर इंसान कितना सब्र करने वाला हो जाता है। वो एकदम संजीदा हो गए। भाई तुमने भी कभी मुझे याद किया था? उन्होंने आलिया से पूछा। हाँ, जब बड़ी चची आपको याद करके रोती थी तो आप याद आ जाते थे, उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही हो। आप अपने बारे में कुछ बताइए। उसने बात टाली। अपने बारे में क्या बताऊं? नौकरी से छुट्टी कर आया हूँ। अब फिर वही बेकारी होगी और हम। उन्होंने बुझी सी आवाज में कहा। तो आप नौकरी छोड़ क्यों आए जमील भैया? अब जाहिर है कि बेकारी का मुंह देखना ही पड़ेगा। पहले आपने उस नौकरी को कैसे कबूल कर लिया था? बड़े चचा की जिद में। ओह, मैं उनसे क्या जिद करूंगा? उनके लहजे में हिकारत थी। मेरा मकसद पूरा हो गया तो नौकरी भी गई। कोई जरूरी था कि जो किया है उस पर कायम रहूं? अब तो आजाद होने के बाद ही नौकरी करूंगा। देखो जमील भैया, यह बातें मत करो। अब तो तुमने देख ही लिया कि अंग्रेज से लड़कर बड़े बड़े मुल्कों को भी क्या भुगतना पड़ा। इसलिए आजादी के ख्वाब देखना छोड़ दो। अम्मा ने जमील भैया को समझाया। ठीक कहती हैं आप। मैं तो अब सब कुछ छोड़ चुका हूँ। वो खुशी से सर झुकाकर बैठ गए। तुम शकील से मिले थे? बड़ी चची ने जमील भैया को कपड़े देते हुए सवाल किया। मिला था अम्मा, मगर उसने तो मुंह फेर लिया। वो बड़ा आदमी हो गया है। वो हम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। आप उस नालायक को मत पूछा कीजिए। जाओ नहा लो। बड़ी चची ने ठंडी सांस भरी। अम्मा हमारे अब्बा कहाँ हैं? सुबह से कहीं गए हैं, बस आते ही होंगे। बड़ी चची ने बताया। कभी बड़े चचा भी आपको याद आते थे? आलिया ने हंसकर पूछा। अब्बा कभी मुझे याद करते थे? वो भी हंसे और फिर उसकी तरफ मुड़ गए। और तुम तो मुझे याद करती ही नहीं थी। उन्होंने बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखा। उन यादों वगैरह से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उसने नजरें झुका ली। वो चुप हो गए। कुछ मिनट तक कुछ सोचते रहे और फिर करीमन बुआ से लिपट कर खड़े हो गए। मेरी करीमन बुआ, तुम तो मुझे याद करती थी ना? तुम आज मेरे लिए क्या पका रही हो? मैंने तो तड़प तड़प कर दिन गुजारे हैं। आपकी नमक ख्वार हूँ जमील मियाँ। करीमन बुआ ने उनकी बलाई दी। अपने जमील मियाँ के लिए पुलाव पका रही हूँ। जमील भैया ने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो उसने मुंह फेर लिया। काश आज उसकी छुट्टी ना होती। आज भी वो स्कूल में लड़कियों से सर खपा रही होती। अरे हाँ, वो हमारी नजमा फूफी कहाँ है अम्मा? जमील भैया ने पूछा। वो तो अब इस घर से बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए अपनी एक सहेली के घर जा बैठती हैं। वो भी उनके कॉलेज में पढ़ाती है। बड़ी चची ने जवाब दिया। फिर तो जरूर वो भी इंग्लिश में होंगी। वैसे दोस्ती कैसे हो सकती है? जमील भैया ने कहकहा लगाया और कपड़े उठाकर गुसलखाने चले गए। बड़ी चची बहुत मसरूफ थी। जमील भैया के बक्स ठीक हो रहे थे। अम्मा तख्त पर दस्तरखान बिछा रही थी और आलिया सर नोढ़ाए सोची जा रही थी। अब इस घर में कैसे गुजारा होगा? यह हर समय की मानसिक पीड़ा कैसे बर्दाश्त होगी? जमील भैया तो जंग खत्म कराए, मगर अब उसके मन मस्तिष्क में जो जंग होगी उसे कौन सा एटम बम खत्म करेगा? जमील आ गया है तो घर कैसा अच्छा लग रहा है। बड़ी चची ने अम्मा की तरफ देखा। घर का मालिक जो है, इसी के दम से रौनक है बड़ी भाभी। अम्मा ने निहाल होकर कहा। इस घर के मालिक बड़े चचा हैं। आलिया खामखा बीच में कूद पड़ी। अम्मा ने उसे कोई जवाब न दिया। जब से वो कमाने के लायक हुई थी, अम्मा उसकी सारी बातों को चुपके से पी जाया करती। आलिया बड़े चचा के लिए हुड़कने लगी। जाने सुबह से कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं। वक्त पर खाना है न आराम। कितने कमजोर हो गए हैं। और अब तो जमील भैया आ गए हैं, हर वक्त का मुकाबला होगा। इतने दिन से बिछड़े हुए ये बाप बेटे जाने किस तरह मिलेंगे। जमील भैया नहा कर निकल आए। अम्मा उन्हें अपनी जागीर की तरह समेट कर पहलू में बिठाने की कोशिश कर रही थी। आलिया की जान सुलग उठी। वो अपनी अम्मा की इस मोहब्बत की जिम्मेदार नहीं। वो उन्हें जमील भैया जैसा शानदार दामाद देने से बिल्कुल मजबूर है। जमील भैया अम्मा के पास 2-4 मिनट बैठकर टहलने लगे और जब टहलते हुए उसके पास से गुजरे तो उसने इतिल्ला दी। छम्मी आई थी। अच्छा। जमील भैया मुंह लटकाए आगे बढ़ गए और जब दूसरे चक्कर में उसके पास से गुजरे तो वो फिर भी चुप न रह सकी। उसने आपको जरा भी याद न किया। उसकी एक प्यारी सी बिटिया है। बहुत खूब, मगर मैंने कब कहा है कि तुम सारी कथा सुना डालो? मैंने कब चाहा था कि वो मुझे याद करे?
वो भिनभिनाते हुए अम्मा के पास जा बैठे। जमील भैया को सताकर उसे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। उसने उनके टहलने और उसे छूकर निकल जाने का सारा मजाक किरकिरा कर दिया था। करीमन बुआ, जल्दी से खाना तैयार कर लो, खा पी कर बाहर निकलूं, कुछ देखो भालू। जमील भैया का मजाक खराब हो गया था। लो, इतनी जल्दी पड़ गई बाहर निकलने की? बड़ी चची ने प्यार भरे गुस्से से उनकी तरफ देखा। कारोबार जो देखना हुआ बड़ी चची, आलिया ने तंज किया, मगर सब ऐसे मूड में थे कि कुछ समझे ही नहीं और हंसना शुरू कर दिया। जमील भैया उसे अंधेरी आंखों से तक कर रह गए। खाने के बाद जमील भैया बाहर चले गए और आलिया ऊपर अपने कमरे में आ गई। रुत बदल गई थी। अब दिन में मामूली सी गर्मी होती, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि आज तो बड़े जोर की गर्मी पड़ रही है। उसका सारा जिस्म जल रहा है। वो आराम नहीं कर सकती। सारी दोपहर बिस्तर पर करवटें बदलकर गुजर गई। वो अपने बारे में सोच सोच कर थक चुकी थी। शाम को जब आलिया चाय पीने के लिए नीचे उतरी तो जमील भैया अपनी लोहे की कुर्सी पर बैठे शायद चाय का इंतजार कर रहे थे। आलिया बीवी, उन्होंने धीरे से पुकारा। जी। वो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। यहाँ आकर अजीब सा एहसास हो रहा है। दूरी भी कितनी अच्छी चीज होती है। फासले बहुत कुछ मिटा देते हैं। उन्होंने लंबी सांस ली। ठीक है जमील भैया, उसने नजर झुकाए हुए जवाब दिया और जल्दी से बरामदे में चली गई। अम्मा अभी तक कमरे से न निकली थी और बड़ी चची जाने किन इंतजामात में जुटी हुई थी। करीमन बुआ ने चाय दम करके तिपाही पर रख दी तो उस वक्त बड़े चचा शेरवानी के बटन खोलते हुए घर में दाखिल हुए। आलिया प्यालियों में चाय बना रही थी कि सब छोड़ छाड़ घबरा कर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, जमील भैया ने खड़े होकर कहा। बड़े चचा ने जैसे चौंक कर जमील भैया को देखा। वालेकुम अस्सलाम। वो मुंह हाथ धोने के लिए चौकी पर बैठ गए। सब खैरियत है? आलिया चाय बनाने लगी। या अल्लाह, ये बाप बेटे हैं, इतनी मुद्दत बाद ये इसी तरह मिल सकते थे। विचारों की खाई दोनों के बीच में है। दोनों में से कोई भी उसे फलांगने को तैयार नहीं। फिर भी शुक्र है कि छम्मी की तरह जमील भैया ने मुंह नहीं फेरा। मुंह हाथ धोकर बड़े चचा बैठक में चले गए और करीमन बुआ ने वहीं चाय पहुंचा दी। जिंदगी कठिन भी है और आसान भी। यह सब कुछ इंसान के अपने हाथ में है और वो अपनी जिंदगी से किस तरह का सलूक करना चाहता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? उन्होंने चाय की खाली प्याली उसकी तरफ बढ़ा दी। एक प्याली और बना दो आलिया बीवी। जमील भैया उस वक्त बहुत उदास नजर आ रहे थे। मेरा भी यही ख्याल है। अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। आलिया ने उनकी तरफ प्याली बढ़ाई। लीजिए पीजिए। वो प्याली बढ़ाकर उठ खड़ी हुई और इस नाजुक बहस से बचने के लिए अपने कमरे की तरफ भागी। अम्मा और बड़ी चची चाय पीने के लिए आ रही थी। शाम की उदासी हर तरफ रची हुई थी। सूरज पीपल के घने पेड़ों के पीछे डूब रहा था। वो धीरे धीरे छत पर टहलने लगी। पास के घरों से धुआं उठ उठ कर फिजा को बोझिल बना रहा था। मसालों और बघार की खुशबू हवा में बसी हुई थी। टहलते टहलते थक कर वो कमरे की चौखट पर बैठ गई। सूरज डूबते ही हवा सर्द हो गई थी। उसे अपने हाथों में ठंडक दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। जमील भैया ने आते ही उसे परेशान कर दिया था। उसका सुकून छिन्न भिन्न हो रहा था। वो सोचने लगी कि जमील भैया जब दुनिया में किसी रिश्ते नाते को नहीं मानते तो मोहब्बत पर किस तरह ईमान ले आए। ये हजरत इंसान भी खूब चीज होते हैं। नहीं मानते तो खुदा को भी गलत शब्द समझने लगते हैं और जब मानने पर आते हैं तो पैरों की चौखट पर उसका जलवा देखने लगते हैं। जमील भैया, तुमने मुझे किस मुसीबत में मुब्तला कर दिया है? सोचते हुए वो बड़बड़ाने लगी। सीढ़ियों पर खटर पटर हुई और नजमा फूफी आराम कुर्सी पर लंबी हो गई। सारा दिन अपनी दोस्त को भुगत कर आई थी, इसलिए बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। आलिया उनके कमरे की चौखट से उठते ही उठने ही वाली थी कि नजमा फूफी ने खखार कर उसे आवाज दी। इधर आओ आलिया। उसने चौंक कर नजमा फूफी की तरफ देखा। हैरानी के मारे उसे उठा न जा रहा था। नजमा फूफी पहली बार उसे अपने पास बुला रही थी। कहिए। वो मसहरी पर उनके पास टिक गई। इस घर में कोई इस लायक नहीं जिससे बात की जाए। घर में सही, फिर भी तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा तो है। शायद तुम मुझे मशवरा दे सको। नजमा फूफी ने गौर से उसे देखा। मशवरा देने की सलाहियत तो नहीं, फिर भी शायद कुछ सोच सकूं। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए जवाब दिया। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे साथ की सारी लेक्चरर शादियां कर रही हैं, आप भी कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि शादी अच्छी चीज होगी, खास तौर से आपके लिए। उसने संजीदगी से कहा। यानी सिर्फ मेरे लिए? कितनी फजूल की बात कर रही हो। क्या तुम शादी नहीं करोगी? वो जरा विफर गई। खैर, तुम्हारी शादी तो घर ही में जमील वमील के साथ हो सकती है। तुमको इससे ज्यादा क्या मिल सकता है? मगर मेरे लिए मेरे बराबर का आदमी मिलना मुश्किल है। आलिया का जी चाहा कि नजमा फूफी के मुंह पर थूक दे, मगर वो बर्दाश्त कर गई।
थूकने के बाद तो बात खत्म हो जाती थी और उसका जी चाह रहा था कि बात खत्म न हो, वो खूब खरी खरी सुना दे। लेकिन देखिए नजमा फूफी, जहां तक जमील भैया की काबिलियत का सवाल है तो इस घर में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वैसे मैं उनको बहैसियत इंसान पसंद नहीं करती, वो मेरे चचाजाद भाई हैं और बस, इसलिए आप दूसरे रिश्ते मत सोचिए, अपनी बात कीजिए। मेरा ख्याल है कि इस इतने बड़े मुल्क में किसी न किसी शख्स ने अंग्रेजी में एमए जरूर किया होगा और वो आपका शौहर बन सकेगा। इस काम के लिए आप ढिंढोरा पिटवा दीजिए। यह सब क्या बकवास कर रही हो? इस घर में सब जाहिल हैं। या खुदा, मैं किससे मशवरा करूं? आप इतनी बड़ी डिग्री रखने के बाद भी किसी से मशवरे की जरूरत समझती हैं? आलिया उठकर छत पर आ गई। नजमा फूफी क्या कहती रह गई, उसने कुछ भी न सुना। सब लोग खाना खा लो, नीचे आंगन में खड़ी हुई करीमन बुआ पुकार रही थी। इस घर में वक्त कठिन है, कितना अच्छा होता कि वो यहाँ से भाग सकती, जमील भैया से पीछा छुड़ा सकती। मगर यह सब कुछ कितना नामुमकिन था। अगर वो चली जाए तो बड़े चचा क्या कहेंगे? यही ना कि जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो आंखें फेर ली। अब तो घर की हालत भी पहले जैसी हो गई थी। जमील भैया नौकरी से निवृत्त होकर जो बैठे तो आज तक बेकार थे। बड़ी चची ने थोड़ी बहुत रकम जमा की थी, वो इस बेकारी के जमाने में खत्म हो चुकी थी। आलिया ने कितना चाहा कि बड़ी चची को अम्मा से छुपा कर कुछ दे दिया करे, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से इनकार कर दिया। शायद वो अम्मा से डरती थी। जब से उसकी नौकरी लगी थी, अम्मा के गुस्से कितने भयानक हो गए थे, उन्हें इस घर से कितनी नफरत हो गई थी। एक एक दिन बीमार की रात की तरह गुजर रहा था। दिसंबर की घोर सर्दी शिखर पर थी। सुबह 9-10 बजे तक कोहरे की वजह से अंधेरा छाया रहता। बरामदे के पर्दे आंधियों, बारिशों और धूप में पहले ही अपनी सारी हकीकत खो चुके थे। अब की सर्दी में तो हवा उन पर्दों से यूं गुजर जाती जैसे मैदान में फर्राटे भर रही हो। करीमन बुआ की कमजोर हड्डियां सर्दी में कड़कड़ाती रहती और वो चूल्हे की कोख में घुसकर बीते हुए जमाने की याद में बिलखने लगती।